आज हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है क्या नहीं होता, और दूसरा पढ़ेंगे लैंगिक जनन। जनन दो प्रकार से होता है। अच्छा, पहली क्वेश्चन अपना यही आता है कि जनन क्या होता है। दो जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनन। अब ये जनन दो प्रकार से होता है। जनन को दो भागों में बांट दिया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कौन कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन तो क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है? जो जीव जंतुओं में 100% सत्य नहीं है ये बात, जो जीव जंतुओं में जनन होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? लैंगिक जनन। और जो पेड़ पौधों में जनन होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? अलैंगिक जनन। ठीक है। अब पेड़ पौधों के अंदर सब कुछ आ जाते हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, एनिमेलिया, उनमें जो जनन पाया जाएगा वो कौन सा होगा? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की कोई विधियां भी होंगी सर? हाँ जी, है, बहुत सारी विधियां। जैसे द्विखंडन, द्विखंडन के बाद बहुखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, बहुखंडन के बाद आता है कायिक जनन, जिसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है। कायिक जनन के बाद आता है बीजाणु महासंघ, बीजाणु महासंघ। और अगला कौन सा आता है? अगला आता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। अब इनको अपन को डिटेल से पढ़ना है, होती क्या चीज है। अपन को लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का ही पता है कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। अब पेड़ पौधों में जो जनन पाया जाएगा वो कौन सा होगा? अलैंगिक। और जीव जंतुओं में जो जनन पाया जाएगा वो कौन सा होगा? लैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है? पहला तो यही कि भाई अलैंगिक जनन में जरूरी नहीं है दो आदमी ही सेक्सुअल संबंध रखे, लैंगिक जनन में जरूरी है। लैंगिक जनन में एक नर होता है, एक मादा होती है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा आवश्यक नहीं है। अब लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, जबकि इससे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। यानी इसमें जैसा बेटा होगा वैसा ही बाप होगा अलैंगिक जनन में। ठीक है। अब परिभाषा क्या देंगे? परिभाषा की बात आती है। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या हो सकती है? एक जीव द्वारा या एक कोशिका द्वारा अपने समान कोशिकाएं उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन, अलैंगिक जनन कहलाती है। एक मादा कोशिका या नर कोशिका द्वारा, मादा सेल एक मादा कोशिका द्वारा एक स्त्री, मातृ कोशिका बोलते हैं, एक मातृ कोशिका द्वारा, एक मातृ कोशिका द्वारा, मात्र से, माता से क्या उत्पन्न होंगे? बेटे, और इनको क्या बोलेंगे? पुत्री सेल या डॉटर सेल। एक मातृ कोशिका द्वारा दो पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे अपन? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन से हो गई? द्विखंडन, बहुखंडन, कायिक जनन, जीवाणु और पुनरुद्भवन। अब ये खुद क्या होती है उनको भी देखना पड़ेगा अपन को। अब देखो, एक और रह गया अपना कायिक या मुकुलन। इसी में जो लोग कायिक का ही भाग है मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, द्विखंडन। अब द्विखंडन की परिभाषा अपन जब देंगे जब इनके उदाहरण याद होंगे अपन को। उदाहरण ही इनकी इंपॉर्टेंट चीज है और उदाहरण से ही इनकी परिभाषा स्पष्ट होती है अपनी। अलैंगिक जनन की परिभाषा देख लिया अपन ने, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देख लिया, कहाँ पाया जाएगा? 3 अंतर काफी है, चौथा अंतर तुमको देख के याद करना पड़ेगा। ठीक है।
क्योंकि अंदर का अंतर है। फिर वो ऊपर ऊपर अगर तुम इस चैप्टर को 2 बार पढ़ लोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर है। फिर तुमको कोई पूछे कभी भी कोई भी समस्या का निर्धारण करना हो, हर समस्या का निर्धारण कर लोगे मेरे हिसाब से। तो तुम आराम से समझना है इसको। लंबा चैप्टर चलेगा 1.5-2 घंटे का, जितना हो सके उतना अच्छा समझना है आप। ठीक है। प्रोटोजोआ के जो जंतु है, प्रोटोजोआ जो समूह है, प्रोटोजोआ में कौन कौन से जंतु आएंगे? प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जंतु आएंगे, जैसे अमीबा। अमीबा के बाद यूग्लिना। ठीक है। अमीबा, यूग्लिना, बहुखंडन जैसे प्लेनेरिया और मलेरिया। मलेरिया रोग में मादा एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर। एक प्लाज्मोडियम और होता है, ये इसका वाहक होता है। परजीवी क्या है इसमें? प्लाज्मोडियम। वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था, बहुखंडन विधि द्वारा मलेरिया रोग होता है, इसमें वाहक का कार्य कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। यानी रोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगी? मादा एनाफिलीज मच्छर। और परजीवी जो यानी अपने अंदर मच्छर ने डसा, चलो बाद में देखते हैं क्या है, अभी पूरी रामायण समझाऊंगा इनकी। कायिक जनन, कायिक जनन होता है नई पत्ती पेड़ पौधे। अभी समझा दूंगा, उदाहरण ले लो। पत्ती, तना। मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। ठीक है। बीजाणु महासंघ, बीजाणु महासंघ कवक, कवकों में पाया जाएगा। कवक का नाम है राइजोपस, राइजोपस। इससे ही एक उत्तक संवर्धन और होता है, उत्तक संवर्धन क्या होता है वो समझाऊंगा। पुनरुद्भवन जैसे प्लेनेरिया, अरे प्लेनेरिया यहाँ लिख दिया कि मैंने, ये गलत है। प्लाज्मोडियम आएगा, प्लेनेरिया यहाँ आएगा। प्लेनेरियम पाया जाता है पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया। देखो, द्विखंडन ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव का शरीर 2 भागों में बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर खंडों में विभक्त हो जाता है उसे अमीबा और यूग्लिना। जैसे ये अपना अमीबा है, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती। अब जैसे यहाँ भोजन आ गया इसके लिए, तो ये अपनी आकृति चेंज करना शुरू कर देगा, ऐसा हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद अपन संरचना देखेंगे इसकी। ये भोजन अंदर ले लिया और वैसे की वैसी आकृति हो जाएगी। ठीक है। ये है अमीबा, जीव का शरीर 2 खंडों में। ये तो हो गया इसकी पोषण की विधि। और इसी तरह से होता है इसमें जनन। जीव पहले छोटा छोटा बटना शुरू हो जाता है, इधर से बटेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर जो केंद्रक है, सबसे पहले क्या परिवर्तन होगा? कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर होता है केंद्रकों में बंटवारा। यानी कोशिका विभाजन कहाँ पर होगा? सर्वप्रथम यदि किसी में जीव 2 बनने हैं तो कहाँ पर सबसे पहले कोशिका विभाजन होगा? केंद्र में। एक केंद्रक है जो 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 केंद्रक बन जाएंगे, फिर छोटी छोटी दरारनुमा संरचना बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए अलैंगिक जनन की परिभाषा दी है, मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन अलैंगिक जनन कहते हैं। ये हो गया अपना अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी बोलते हैं अपन। कैसा जंतु है? चप्पल जैसा जंतु। अब बहुखंडन, यानी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन पाया जाता है। कौन सा रोग होता है बहुखंडन में? मलेरिया। जब जीव का शरीर एक से अधिक खंडों में विभक्त हो जाए, यानी 2 खंडों में नहीं, बहुत सारे खंडों में। जब एक कोशिकीय जीव का शरीर एक से अधिक खंडों में विभक्त हो जाए,
ये एक से अधिक खंडों में विभक्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। जब एक कोशिकीय जीव का शरीर एक से अधिक खंडों में विभक्त हो जाए तो उसे बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन किस में पाया जाता है साहब, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। परजीवी है एक प्लाज्मोडियम। अच्छा, परजीवी क्या होते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें शायद 10th क्लास की है, उसमें समझा रखा है। स्वयंपोषी, विषमपोषी, परजीवी, पैरासाइट बोलते हैं ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर या अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर आई, अपने डंक लगाया, ठीक है, अब जो रोग लेके आई है वो तो कौन हो गई, मादा एनाफिलीज मच्छर, और जो रोग लेकर आती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वाहक। अब अपने अंदर डंक छोड़ दिया, जैसे अपनी धमनी वाहिका जिसमें भी होके जाएगा, कौन जाएगा, प्लाज्मोडियम। एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे मादा एनाफिलीज ने जो डंक छोड़ा है उसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्लाज्मोडियम। अब वो धीरे धीरे जीव बनना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कोई छिपकली अंडा दे रही है, ठीक है, सबसे पहले वो अंडे देगी, फिर वो अंडा विकसित होते होते जीव बनता है। इसी तरीके से इसने अपने को आकर डस लिया। अब धीरे 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 वो जैसे जैसे उसको खून वगैरह मिला, उसका प्रोटीन वगैरह, तो वैसे विकसित होगा। तो विकसित अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। इसकी भी 5 या 7 स्टेज होती है जो बीएससी में जाके पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। अपन को इतना याद रखना है, बहुखंडन किस में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। मलेरिया रोग में वहां का कार्य कौन करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, और परजीवी का कार्य कौन करेगा, प्लाज्मोडियम करेगा। अब कायिक जनन क्या होता है साहब, जब नए पौधे में ऐसे ऐसा जनन जिसमें पौधे के कायिक भाग, कायिक भाग ये होता है कोई नया भाग, ऐसा जनन जिसमें पौधे के नए भाग से, जैसे पत्ती या तने से, नई पत्ती या तने से एक नया पेड़ उत्पन्न हो जाए, उसको क्या बोलेंगे अपन, कायिक जनन बोलेंगे। सर उदाहरण तो समझ में नहीं आया। जैसे अलग अपन ने लिया आलू और शकरकंद, कौन सा कंद, शकरकंद। आलू को अपन ने निकाल दिया, ठीक, आलू जमीन के अंदर ही अंदर स्फुटन हो जाएगा, और ऊपर ऐसे ये बीज बो दिया, इसके ऊपर मिट्टी कर दी अपन ने। अब थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे इसमें पानी वानी लगेगा तो एक हरा भाग तो फूट के ऊपर आ जाएगा इसका, और ये नीचे से इतना मोटा हो जाता है, इतना मोटा आलू निकलता है, ठीक है। तो हरा भाग भी खाने के काम में आता है, और ये अपना आलू भी खाने के काम में आ गया। तो इससे जो जन्म होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कायिक जनन। अब कायिक जनन का ही एक उदाहरण हो रहा है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा शायद आपको नॉलेज हो या नहीं हो। पत्थर चट्टा का जो पेड़ होता है उससे अपन पतरी को सही कर सकते हैं। कैसे करेंगे साहब, पत्थर चट्टा में गुण पाया जाता है, जैसे इसकी पत्ती झड़के पड़ती है नीचे जमीन पे गिर जाएगी तो उससे एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, कायिक जनन बोल देते हैं। यानी पौधे के किसी कायिक भाग से एक नया पौधा विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक जनन, ठीक है। उदाहरण, पत्थर चट्टा में कायिक जनन पाया जाता है। अब कैसे पाया जाएगा, पत्थर चट्टा की जो पत्तियां होती है जैसे ही जमीन पर आती है, धीरे धीरे उन पत्तियों को अनुकूल परिस्थितियों में उनका स्फुटन हो जाता है, और उन पत्तियों से एक नया पेड़ विकसित हो जाता है। इससे क्या क्या कहते हैं अपन, कायिक जनन कहते हैं। पत्थर चट्टा, अब पत्थर चट्टा में पथरी का इलाज कैसे होगा, अपन जैसे पत्थर चट्टा का जो पेड़ होता है अपने उसको, उसकी पत्ती ले लेंगे अपन, और सुबह के टाइम अपनी छाछ वाछ होती है उसमें पहले तो उसको जैसे अपन चटनी पीसते हैं वैसे उसको पीस लो अच्छी तरह, उसको पीस के छाछ में मिला देंगे। छाछ में मिला के रोजाना पीने से ये पथरी सही हो जाती है। 100% श्योर इलाज है इसका, पत्थर चट्टा, ठीक है। दूसरा, मुकुलन। यदि पौधे के किसी भाग, जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा जानते हो, देखा है सबने, शायद किताब में तो सबने देखा होगा, वैसे कोई नहीं जानता हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह की होती है, देखो
हाइड्रा है अपना, ठीक है, ये हाइड्रा का पेड़ है। अब यदि यदि पौधे के किसी भाग से एक छोटी सी अतिवृद्धि उत्पन्न हो जाए, पौधे के किसी भाग से एक छोटी सी अतिवृद्धि यानी एक उभारपन उत्पन्न हो जाए और उस उभारपन से ही एक नया पौधा विकसित हो जाए, उसको क्या बोल देंगे अपन? मुकुलन बोल देंगे। यदि किसी कायिक भाग पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती में एक अतिवृद्धि बन जाए और वह अतिवृद्धि धीरे धीरे वृद्धि करके एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? मुकुलन। उदाहरण के लिए हाइड्रा। इसका चित्र याद रखना है अच्छी तरह अपन को। ये जो भाग होता है वो धीरे धीरे हट जाएगा जैसे जैसे ये विकसित हो जाएगा। हाँ भाई, अब खुद जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण बताया था, कंगारू जो मार्सोपियम थैली में अपने बच्चे को रखता है, वो अविकसित होता है। जैसे उसके प्रोटीन पूरा हो जाएगा तो वो बच्चा खुद ही टोलने लग जाएगा। वैसे ये होता है, जैसे ये पेड़ खुद विकसित हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये मतलब अलग हट जाता है जीव से। ये अपना अलग पौधा है और ये अलग बच्चा बन जाएगा इसका, ठीक है। अब बीजाणु महासंघ क्या होता है? मान लो अपन देखते हैं बीजाणु महासंघ है। बीजाणु महासंघ कुछ भी नहीं होता। बीजाणु महासंघ अपने डेली लाइफ में रोजाना देखते हैं बीजाणु महासंघ क्या होता है, लेकिन अपन जानते नहीं है बीजाणु महासंघ क्या होता है। वो सबने देखी होगी। मान लो ये किसी चीज का पेड़ है, धनिये का पेड़ मान लो, ये अपने धनिये का पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से। अब धनिये में क्या आएंगे? बीज आएंगे छोटे छोटे। किसी कारणवश जब किसी पादप का विपरीत परिस्थितियों में विकास नहीं हो पाता, यानी जैसे एक महीना होता है फिक्स, भाई बाजरा अपने फिक्स बरसात के बाद ही बुआना आएगा, उसके बाद ही बुआना आएगा। ऐसा तो नहीं है कि सर्दियों में अपन बाजरे को बोते हैं, नहीं हो सकता ना। तो एक हर एक पौधे की एक अनुकूल परिस्थितियां होती है, ठीक है, यानी उसी में उसकी फसल अच्छी हो सकती है। वैसे बाजरा अगर सर्दियों में बोओगे तो उगेगा तो सही, लेकिन वैसा फल नहीं दे पाएगा जैसे गर्मियों के जस्ट बरसात के जस्ट बाद जो फल देता है ना, वैसा फल नहीं दे पाएगा। ये तो है ही नहीं कि उगेगा नहीं, उगेगा तो सही। लेकिन अब इसको देखो, बीजाणु महासंघ क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में जब कोई जीव या कवक अनुकूल परिस्थितियों में जब कोई जीव या कवक का सामान्य विकास नहीं हो पाता, तो एक उनके शरीर के ऊपर एक अतिवृद्धि बन जाती है। और जब अनुकूल समय आता है तो जब अनुकूल समय आता है तो वह अतिवृद्धि फूटकर अनेक नए जीवों का विकास कर देती है। जैसे मान लो एक कठोर आवरण इसके ऊपर छा गया, ठीक है, ऐसे। अब ये कब टूटेगा? जब इसकी मतलब दोबारा मौसम आएगा ना उगाने का। मान लो कोई पौधा था, अपन ने उगा दिया, तो इसका सीजन आ रहा है जनवरी महीने में, ठीक है, तो अगली जनवरी, अब ये ऐसे कैसे रहेगा? इसका पूरा विकास फिक्स है, ऐसे कैसे विकास रहेगा, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही मान लो जनवरी का महीने में इसको उगना है, जैसे ही जनवरी का महीना आएगा ये फूट जाएगी धीरे धीरे, और जैसे ये फूटेगी अपनी तो दमा चौकड़ी बच जाएगी, यानी ये बीज वकर गए यहाँ, होगा फूटेगी तो एकदम से। अब आवाज तो आती नहीं है कि तुम फूटने के बाद इसकी आवाज देख लो, इसके बीज बकर गए और इसी से कितने सारे पौधे उत्पन्न हो गए देखो, ठीक है। इसको बोलते हैं अपना बीजाणु महासंघ। कवक में होता है राइजोपस। एक और, अब इसमें जनन होगा तो एक तो पाई जाएगी नर कोशिका और एक पाई जाएगी मादा कोशिका। एक को तो बोलते हैं गुरु बीजाणुदानी,
जब बड़ी क्लास में जाओगे तो इसको बहुत सीखोगे। गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, नर कोशिका यानी नर युग्मक होते हैं। और मातृ कोशिका, मादा कोशिका, मादा कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगी, मादा युग्मक। ठीक है, अब इसका नाम तो पता नहीं, तुम्हारी क्लास में दे नहीं रखा है क्या है, लेकिन इसको बोलते हैं मातृ कोशिका ही बोलते हैं शायद। मातृ कोशिका के अंदर मातृ और मादा युग्मक पाए जाते हैं। जैसे किसका विकास होता है, मादा कोशिकाओं का विकास होता है। ठीक है, जो पौधे को बीज धारण करने की क्षमता को विकास करती है। अब इसको और पढ़ेंगे अपन, इतना याद रखना है, पौधे के नर युग्मक को क्या बोलते हैं, इसमें होता है गुरु बीजाणुधानी, और मादा युग्मक किसमें होता है, मादा कोशिका के अंदर। ठीक है, अब अगला जो अपना क्वेश्चन आता है, उत्तक संवर्धन क्या चीज होता है। उत्तक संवर्धन समझ लो, आज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तक संवर्धन क्या चीज होती है, उत्तक संवर्धन जैसे अपन देखते हैं कभी कभी कोई कोई आदमी जो होता है वो एक गुलाब के फूल की लकड़ी को लेके उससे एक नया पौधा विकसित कर देता है ना, वो उसी को क्या बोलते हैं अपन, उत्तक संवर्धन। अब उत्तक संवर्धन दोनों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाएगा और मादाओं में पाया जाएगा। सर इससे हमको क्या लाभ है, अपन देखते हैं गुलाब के जो फूल होते हैं कहीं कहीं रंगीन होते हैं, जैसे कोई फिक्स गुलाबी कलर का ही है, कोई रेड कलर का है, कोई हरे कलर का गुलाब है, कोई पीले कलर का गुलाब है। रंग बिरंगे गुलाब छा गए हैं आजकल, और जो यहाँ तो नहीं चलते, लेकिन ये माउंट आबू शहर है ना, उसके माउंट आबू में गुरु शिखर है। गुरु शिखर में कभी अगर घूमने जाओ तो वहाँ एक पार्क है, उसमें इतने अच्छे अच्छे फूल लग रहे हैं गुलाब के, इतने मोटे मोटे, मैं खुद देख के आया हूँ। वो उत्तक संवर्धन का ही परिणाम है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मैंने अभी समझाया, पौधा उत्पन्न करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी अपन को, एक तो नर युग्मक की जरूरत पड़ेगी और एक मादा युग्मक की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे पौधा अपन को भाई 35 डिग्री सेल्सियस पे उत्पन्न होना है, या 50 डिग्री सेल्सियस पे पौधा उत्पन्न होना है ना, तो अब मतलब कि वैसा टेम्परेचर दे देंगे उसको। मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस पे कोई पौधा उत्पन्न हो रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा, मशीन रहेगी इसकी, वो टेम्परेचर कितना कर देगी इसकी, 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें उमस भी चाहिए अपन को, मतलब पानी भी चाहिए टाइम से टाइम, तो इसमें छिड़काव तंत्र द्वारा होगा। हमारा पत्ती जानते हो, उसके द्वारा पानी भी लगेगा। मिट्टी की जांच होगी कि भाई इतने पीएच की मिट्टी चाहिए, 8 क्षारीय माध्यम चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए। ठीक है, वैसे मिट्टी का पीएच होता है 5.6, यानी वो मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय होती है। और मिट्टी का जो 1.2 पीएच होता है उसमें सबसे ज्यादा अच्छी फसल होती है। ठीक है, 2.5 या 3.5 ऐसा भी हो सकता है। अब इसके अंदर अपन को भाई 3 चीजों को पता चल गया, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कैसी अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, अम्लीय या क्षारीय मृदा होनी चाहिए। अब इसके जो कटे भाग है, जैसे अपन ने लिया इसका तना, अब ऐसा तना होता है, इसको नीचे से छील लेंगे थोड़ा सा और ऊपर बंद कर देंगे इसको, ताकि इसका स्फुटन हो सके। अब इसको मिट्टी में गाड़ दिया। ठीक है, अब मिट्टी में गाड़ दिया। आजकल अपने टेम्परेरी जो जुगाड़ है, तो टेम्परेरी जुगाड़ क्या करते हैं अपन, जैसे अपन ने गुलाब के फूल की लकड़ी ली, ऊपर से उड़ा दिया, नीचे से उड़ा दिया। अब जो काटते हैं ना, उसकी भी थोड़ी वो होती है, ऐसे ही निकाल देते हैं लोग। इसको इस तरीके से काटा जाता है, पैनी साइड, इस तरीके से पैनी कर देते हैं इसको, एक तरीके से घोप के वैसा करते हैं इसको। अब छोड़ो ये तो क्या है क्या नहीं है, अपन ने काट दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका विकास अलग हो गया। अब इसको टेम्परेचर हो गया कितना, 35 डिग्री सेल्सियस, और पानी चाहिए भरपूर, तो फिर इसका टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको फिर अलग माध्यम में चाहिए। यहाँ तो छोटी सी थी यानी सेल थी, कोशिका थी, अब कोशिका का विकास हो गया। अब कोशिका का विकास हो गया तो थोड़ा सा पादप बन गया।
अब पादप जैसे ही बना, उसका रोपण किसमें कर दिया अपन ने, जमीन के अंदर उसका रोपण कर दिया, और उस जमीन से क्या हो गया, बड़ा पादप विकसित हो गया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, उत्तक संवर्धन। पौधे के किसी भाग का अनुकूल परिस्थितियों में संवर्धन करना ही क्या कहलाता है, उत्तकों का संवर्धन करना या संवर्धन करना क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। और पादप की जो कोशिकाएं ली जाती है उनको बोलते हैं कैलस कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, कैलस कोशिकाएं। और ये कैलस कोशिकाओं के द्वारा ही नया पादप विकसित किया जा सकता है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब पुनरुद्भवन आता है। पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में पाया जाता है। और ये जो था ना उत्तक संवर्धन, ऐसा का ऐसा मानव में होता है। अब मानव में क्या होता है, मानव में जैसे अपन कृत्रिम वो फिटेलिस शिशु देखा है, फिटेलिस। फिटेलिस एक जो शिशु होता है, सतवां बच्चा, या सतवां बच्चा तो नहीं बोल सकते इसको, फिटेलिस शिशु ही बोलते हैं साइंस की भाषा में उसको। उसमें क्या होता है, जैसे मम्मी पापा अपने हॉस्पिटल जाएंगे, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, और जो डॉक्टर होता है वो जो नरयुग्म होता है शुक्राणु, उसको अंड कोशिका से संलित करा देता है। यानी ये नेचुरल जो होना चाहिए अपना वैसे होता है। अब वो सीधा ही उसको ट्रांसफर कर देता है, यानी टच करा दिया अंड कोशिका से। और जब अंड कोशिका और मादा कोशिका मिलेंगे तो अंडाणु बनेगा। अंडाणु जैसे बड़ा होगा तो किसका रूप होगा, युग्मनज। और युग्मनज जैसे ही बड़ा होगा वो किसमें विकसित हो जाएगा, शिशु में विकास होने लग जाएगा उसका। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसी से उत्तक संवर्धन होता है। और उत्तक संवर्धन द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं उसे बोलते हैं फिटेलिस शिशु। कौन सी शिशु, फिटेलिस शिशु। अब पुनरुद्भवन किसमें पाया जाएगा, प्लेनेरियम। यदि किसी जीव का कोई भाग किसी कारणवश या कैसे भी क्षत विक्षत या अलग अलग हो जाए और जीव के प्रत्येक भाग से ही एक नया पादप विकसित हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन। समझ नहीं आया साहब। जैसे मान लो तुमने छिपकली की पूंछ को काट दी, ठीक है। अगर छिपकली की पूंछ को काट दी तो छिपकली की पूंछ ऐसे बुदबुदाती है, ऐसे थोड़ी देर के लिए, है ना। अब वो तो खत्म हो गई छिपकली की पूंछ, और छिपकली कैसी हो गई, बंडी हो गई। अब छिपकली अगर बंडी हो गई तो धीरे धीरे क्या है, उसकी पूंछ आने लग जाती है। महीना 2 महीना लगता है, लेकिन वो वैसी की वैसी हो जाती है कुछ दिनों बाद छिपकली। वो किसके कारण होता है, पुनरुद्भवन के कारण। तो प्लेनेरियम पुनरुद्भवन पाया जाता है। अपने शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, बताओ। यकृत या लीवर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यकृत या लीवर अपने शरीर का ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यानी इसकी जो कोशिकाएं होती है वो अपने आप को ठीक कर सकती है। ठीक है, मानव शरीर के अंदर भी पाया जाता है। अब अलैंगिक जनन का जो पार्ट बचता है अपना पेड़ पौधों वाला बढ़ता है। बस पेड़ पौधों को पढ़ लो, आधा चैप्टर अपना क्लियर हो गया, और आधा और बचेगा जिसमें क्या आएगा अपना लैंगिक जनन, जो नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच होगा, यानी जीवों के बीच होगा। उसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, और उसके बाद उनका क्या इलाज है। यानी मादा जो ऑपरेशन करा ले उसको क्या बोलते हैं, और आदमी जो ऑपरेशन करा ले उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब अपन ने अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ ली। एक मैंने देखा था कि नर युग्मक जो पाया जाएगा गुरु बीजाणु दानी में पाया जाएगा, यानी फूलों में जो नर युग्मक होता है वो पाया जाएगा गुरु बीजाणु दानी में। और जो मादा मादा युग्मक होता है उसको मैंने मादा कोशिका बताया था, वो लघु बीजाणु दानी है। लघु बीजाणु दानी के अंदर क्या पाई जाएगी, मादा कोशिका पाई जाएगी। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, तो मादा लघु बीजाणु दानी है। अब देखो, अब अपना फूल के बारे में देखेंगे अपन, फूल क्या है क्या नहीं है। अब पहला तो छोटी मोटी परिभाषाएं हैं उनको क्लियर करो। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, ऐसे पुष्प जिन पर या तो नर युग्मक पाया जाएगा या मादा युग्मक पाया जाएगा, उनको क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प। और ऐसे पुष्प जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही पाए जाते हैं उनको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प।
ठीक है, जैसे सरसों, गुड़हल, ठीक है, पपीता, ऐसे पुष्प जिस पर या तो नर युग्मक पाया जाएगा या मादा युग्मक पाई जाएगी उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं, और ऐसे पुष्प जिन पर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, सरसों और गुड़हल। अब तीसरी बात आती है परागण, ठीक है, पौधे के अंदर या तो नर युग्मक पाया जाए या मादा युग्मक पाया जाए। अब परागण क्या होता है? परागण दो प्रकार से होता है, एक तो स्वपरागण और एक होता है परपरागण। परागण प्रक्रिया क्या है? पुष्प के नर युग्मक का मादा युग्मक पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण। समझ में नहीं है? देखो, एक और पेड़ है और एक दूसरा पेड़ है, इस पर भी फूल आ रहे हैं और इस पर भी फूल आ रहे हैं। पुष्प के नर युग्मक मान लो एक, इस पर मादा युग्मक मान लो। पुष्प के नर युग्मक का दूसरे पुष्प के मादा युग्मक पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। परागकण को दो भागों में बांट दिया, स्वपरागण और परपरागण। यदि एक पुष्प के नर युग्मक उसी पुष्प के मादा युग्मक पर स्थानांतरित होते हैं, यानी एक पे दोनों पाया जाता है, ये वाला, यदि एक पुष्प के नर युग्मक उसी पुष्प के मादा युग्मक पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहेंगे अपन? सेल्फ पोल्यूलेशन, स्व परागण। और यदि एक पुष्प के नर युग्मक दूसरे पुष्प के मादा युग्मक पर स्थानांतरित होते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन? परपरागण। तो स्वपरागण क्लियर होगा, परागण क्लियर होगा, परपरागण क्लियर होगा, एक लिंगी पुष्प क्लियर होंगे, उभयलिंगी पुष्प क्लियर होंगे। अब अपन पहले पुष्प को देखेंगे, पुष्प कैसा होता है कैसा नहीं होता, उसके संरचना कैसी होती है पुष्प की। तो देखो, पुष्प की जो संरचना है, अगर संरचना समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, ये मान लेना तुम। तो ऐसा का ऐसा ही जंतुओं में भी होगा, यानी मनुष्य के अंदर भी कुछ सेम सिचुएशंस पाई जाएंगी। वो अपन देखेंगे क्या सिचुएशंस होंगी जो ये है। इसको तो बोलेंगे पुष्पासन। पुष्प जिस पर बैठा होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। इनको बोलते हैं दलपुंज, बाह्यदल। इसको बोलेंगे पंखुड़ी, यानी बाहर जो पत्तियां निकली रहती है उनको पंखुड़ी बोलते हैं, और बाहर जो इनका कलर पाया जाता है उससे क्या बोलते हैं? बाह्यदल। ठीक है, अब इसको बोलेंगे नरयुग्मक। ये इसको बोलेंगे अपन परागकोश, इसको तंतु बोल दो, तंतु परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या पाया जाएगा? परागकण, परागकण। और परागकण परागकोश के अंदर होते हैं, और परागकोश को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। ठीक है,
इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। अब परागकण हो गए अपने, इनको बोलेंगे क्या, नर युग्मक। वैसे ही मादा युग्मक भी तो होगी, इसको बोलते हैं मादा युग्मक। अब मादा युग्मक का वैसे क्या नाम है, वर्तिका। अब वर्तिका किसके अंदर पाई जाएगी, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, मादा युग्मक। समझ गए, यानी मादा युग्मक का घर जो है उसको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। और परागकण का घर जो है उसको क्या बोलोगे, गुरु बीजाणुधानी। जो मादा का लड़के और लड़कियां, जो लड़की है उसके अंदर तो क्या पाई जाएगी, वर्तिका। पुष्प अगर कोई स्त्रीलिंग है तो उसमें वर्तिका पाई जाएगी, और पुष्प अगर कोई नर युग्मक है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, गुरु बीजाणुधानी। ये हो गया अपना क्लियर। अब इसके बाद अपन को इसकी एक एक संरचना को समझना है, यानी पुष्प के कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, उस चीज कैसे पुष्प उत्पन्न होता है, कैसे नहीं होता। अब पहला क्वेश्चन यही बनता है, पुष्प के मादा जननांग को समझाइए। अब मादा जननांग ये होता है भाई साहब, वर्तिका। इसी के अंदर क्या होगा, पुष्प का विकास होगा। अब पूरी को तो क्या बोल दिया अपन ने, वर्तिका। जैसे अपना ये मोटा मोटा सा पेट होता है, वैसे मोटी मोटी क्या है, अंडाशय। ठीक है, वर्तिका, इस वर्तिका का अगला भाग हो गया, इसलिए इसको बोल दिया वर्तिकाग। ठीक है, अब यहां से एक नलीनुमा संरचना आएगी अपनी, आ गई साहब। नलीनुमा संरचना आकर कुछ ऐसा भाग बनाएगी। ठीक है, अब 3 कोशिका तो यहां पाई जाएगी, और 3 कोशिका ही यहां पाई जाएगी। अब देखो होता है क्या, मान लो परागण हो गया, यानी नर युग्मक यहां आ गया साहब। जैसे ही नर युग्मक मादा कोशिका के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर कुछ परिवर्तन होते हैं, यानी वर्तिका का जो अगला भाग होता है वो एकदम से फूट जाता है। ये नली जो संरचना है ये ऐसे खुल जाएगी, तो नर युग्मक कहाँ चले जाएगा, इधर। अब इससे 1 सेकंड पहले एक क्वेश्चन और बनता है, स्वयं परागण और पर परागण के भाग क्या होता है, यानी इनको ले जाने लाने का काम कौन करेगा, तो या तो जीव जंतु करेंगे, जल द्वारा हो सकता है पर परागण, वायु द्वारा हो सकता है, मधुमक्खियों द्वारा हो सकता है। तो ये इसके भाग हो गए। ठीक है, अच्छा, अब नर युग्मक अपना यहाँ प्रवेश कर गया साहब, यहां तक पहुंच गया अपना क्या, नर युग्मक। इसको अंडाशय बोलोगे पूरी संरचना को, और इसके अंदर जो संरचना रहेगी ये, इसको क्या बोलेंगे, बीजांड। बीजांड से बीज का विकास होता है, और अंडाशय से बताओ किसका विकास होता है, फल का। ये जो है ना इसको फल भित्ति बोलते हैं, यानी ये सूखे फल के ऊपर का छिलका बना लेती है। ठीक है, तो ये जो संरचना होती है ये बीज का निर्माण कर लेती है। चलो अपना नर युग्मक को पहुंचाओ अपनी जगह, यहाँ नर युग्मक आ गया। अब एक साथ एक नर युग्मक नहीं जाता यहाँ, जंतुओं में एक ही नर युग्मक जाता है, जबकि फूलों में 2 नर युग्मक जाएंगे। ठीक है, अच्छा 2 नर युग्मक जबरदस्ती घुस गए बड़े। अब यहां तक एंट्री ले ली, अब एक ने तो यहाँ कर लिया साहब अपना जुगाड़ पानी। ठीक है, इसने तो किसका निर्माण कर लिया, भ्रूण का, भ्रूण कोश। ठीक है, और एक खा चला जाता है ऊपर वाली कोशिका के पास। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन द्वितीयक केंद्रक, इसको प्राथमिक केंद्रक बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ऊपर वाले को कौन सा केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। अब काम क्या करेंगे, द्वितीयक केंद्रक क्या करेगा, अब काम कुछ नहीं करना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अब पोषण देने का काम तो कौन करेगा इसका, द्वितीयक केंद्रक। ये इसको सब कुछ देगा, जैसे प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ रही है कार्बोहाइड्रेट, और
वसा की जरूरत पड़ रही है तो वसा, सब कुछ कौन उपलब्ध कराएगा इसका, द्वितीयक केंद्र। ठीक है, ये भ्रूणपोष होती है ऐसी संरचना। जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं आपस में, उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, निषेचन। समझ गए, निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन हो गया, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिले, इसको क्या बोल दिया अपन ने, निषेचन। अब निषेचन मिलके एक छोटी सी संरचना बन जाती है गोल सी, उसको क्या बोल देंगे अपन, युग्मनज। ये कि ये स्टेज होंगी आदमी के अंदर। ठीक है, अच्छा साहब, युग्मनज भी सीख लिया हमने। अब युग्मनज आगे विकसित हो जाएगा मादा के अंदर, मादा कोशिका जो बोलती है उसको अंड कोशिका बोलते हैं, एल सेल, एग सेल। ठीक है, तो बताओ कि एग सेल क्या है, वही है। अब युग्मनज धीरे धीरे विकास हुआ, अब धीरे धीरे फल में विकसित होने लग जाएगा, और फल खा के एक कठोर बीजांड जो है कठोर बीज का निर्माण कर लेगा। अंडाशय जो है वो धीरे धीरे सूखना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे किसका निर्माण कर देगा, फल भित्ति का निर्माण कर देगा, यानी फल का भी निर्माण कर देगा और उसके ऊपर की भित्ति का भी निर्माण कर देगा। ये तो हो गई अपनी नया पेड़ बनने की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, निषेचन और परागण में क्या अंतर है, या युग्मनज की परिभाषा क्या है, अंडाशय क्या है, बीजांड क्या है, इन चीजों को समझना भी अपने लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक एक नंबर में मान लो कहीं पूछ ले क्या क्या होता है। तो चलो इनको थोड़ा सा जान लेते हैं अपन, क्या होता है। पहला तो आ गया अपना परागण। परागण को दो भागों में बांट दिया है अपन ने। परागण के बाद क्या आता है, निषेचन। निषेचन के बाद क्या आता है, युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या आता है अपना चौथा, अंडाशय के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं अपन। पांचवा क्या आता है, बीजांड। ठीक है, वर्तिका के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि वर्तिका क्या होती है, वर्तिका क्या नहीं होती। ठीक, वर्तिका के बारे में भी जानना जरूरी था अपन को, क्योंकि मेन स्टेज किसकी है, वर्तिका की है। देखो वर्तिका क्या है, परागण को मैंने अच्छी तरह बता दिया तुमको, स्वपरागण, परपरागण। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के माता वर्तिकाग्र पर, यदि एक पुष्प के परागकण या नर युग्मक दूसरे पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। यदि एक पुष्प के नर युग्मक उसी पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं, इसको स्वपरागण बोलेंगे। यदि एक पुष्प के नर युग्मक दूसरे पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, परपरागण। दूसरा क्या है, निषेचन। निषेचन किसको बोलोगे, निषेचन बोलेंगे बीजाणु दानी से नर युग्मक निकलकर वर्तिका, मादा कोशिका के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और वर्तिकाग्र से होता हुआ अंडाशय से होते हुए बीजांड पर पहुंचता है, और बीजांड में नर युग्मक और मादा युग्मक के जो मिलने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं अपन, निषेचन। दूसरा क्वेश्चन अपना यही बन सकता है, निषेचन और परागण में अंतर बताइए। तो परागण निषेचन से पहले की प्रक्रिया है, जबकि निषेचन परागण के बाद की प्रक्रिया। परागण से कोई विशेष संरचना का निर्माण नहीं होता, जबकि निषेचन से एक विशेष संरचना का निर्माण होता है। निषेचन से एक नए जीव का निर्माण होता है, जबकि परागण से ऐसा कुछ नहीं होता। परागण केवल एक ट्रांजिशन है एक तरीके से। ठीक है, दो गए अपने। अब अगला जो आता है अपना वो क्या आता है, युग्मनज। निषेचन के फलस्वरूप नर युग्मक और मादा युग्मक कोशिकाएं एक गोल संरचना का निर्माण कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज से किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। अंडाशय से किसका विकास होता है, फल का विकास होता है, फल और फल भित्ति का। बीजांड से किसका विकास होता है, बीज का। इन लाइनों को बड़े अच्छे से समझ लेना दोस्तों। अंडाशय बता ही दिया, बीजांड। ठीक है, अब इनकी स्टेज तो अपन ने देख ली। अब
पुष्प का वो भी बता दिया मैंने, नर युग्मक, मादा युग्मक भी बता दिया। अब पुष्प की जानकारी तो अपनी पूरी हुई। अब इससे जो अगला पार्ट डालूंगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, नर जनन, यानी जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन कैसे होता है, कैसे नहीं होता, भाई ऑपरेशन से, यदि स्त्रियां ऑपरेशन करा ले तो उसको क्या बोलेंगे, पुरुष ऑपरेशन करा ले तो उसको क्या बोलेंगे, और ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कैसे होता है, ओव्यूलेशन कैसे नहीं होता, रजोधर्म, रजो निवृत्ति, ये सब क्या है, यौवनारंभ क्या है, इन सब से। और एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो, पुष्पों में तो कोई निश्चित नहीं होता लेकिन जंतुओं में निश्चित होता है, और जंतुओं का तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ये जनरल नॉलेज के लिए तुम्हारे बहुत काम में आएगा। तो ऐसी वीडियो तुम्हारे देखने के लिए बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना है और थोड़ी शेयर भी करना है, 2-4 सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। आपकी मूड की बात है, अगर अच्छी लगे देख लेना, नहीं लगे तो जय श्री राम। ठीक है दोस्तों।